हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में एक अधिनियम बनाया और इस अधिनियम को बनाने के पीछे कारण था कि जनजातियों के कुछ अधिकार हैं वनों से संबंधित, वो अधिकार उनको दिए जाने चाहिए। कैसी विडंबना है, जनजातियां जिनकी परिभाषा में ही जंगल आता है कि ऐसे लोग जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, वनों पर निर्भर रहते हैं और उनके जीवन यापन में वनों का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, समाज की मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं, बहुत पिछड़े हैं, अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं और अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को हम लोगों से अलग ही रखना चाहते हैं। ऐसे वर्ग को हमने जनजाति बोला है। भारत के संविधान के आर्टिकल 338 में ट्राइबल वेलफेयर कमीशन के गठन की बात भी की गई है कि सरकार ने जनजातीय आयोग बनाया है और वो आयोग जनजातियों के वेलफेयर के लिए काम करता है। उन जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 2006 में एक एक्ट बनाया गया था, लेकिन इस एक्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। उनको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को अभी एक सर्कुलर जारी किया है कि जितनी भी पेंडिंग केसेस हैं उन केसेस को जल्दी सुलझाइए, क्योंकि ये जंगल प्रकृति सब कुछ जनजातियों का ही तो है, वहीं से तो शुरुआत हुई मानव सभ्यता की। जनजाति का मतलब ये होता है कि आदिवासी, आदिवासी मतलब वो लोग जो शुरुआत से यहाँ रह रहे हैं और वही लोग अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जंगलों को बचाना भी एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जंगल है, अगर इनको नहीं बचाएंगे तो कल प्राकृतिक संकट हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने फॉरेस्ट एक्ट और बहुत सारे प्रोविजन बनाए जिसमें आरक्षित और संरक्षित वन हमको देखने को मिलते हैं। जनजातियों को जंगलों से थोड़ा हमको डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ता है कभी कभी, पर उनके अधिकारों रक्षा के लिए एक्ट बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वन अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों की निपटाएं केंद्र सरकार ने राज्यों से की अपील कि भैया जल्दी इनको निपटा दो। जंगल कितना बढ़िया लगता है, पूरी प्रकृति सब कुछ अच्छा अच्छा, तो जंगल को बचाना भी हमारा अधिकार है, लेकिन जंगल के साथ में जो आदिवासी हैं, इन आदिवासी के जो अधिकार हैं, इन अधिकारों की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो इनके जो पेंडिंग मामले हैं इनको जल्दी से सुनवाई कीजिए। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। समाचार में क्यों है, केंद्र की मोदी सरकार जो है, इस मोदी सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत लंबित दावों का शीघ्र निपटान करें। लगभग 15% दावे अभी भी लंबित हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो भी क्लेम किए गए हैं उसमें 15% दावे अभी भी लंबित हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक लंबित मामले हैं। अब इन सिंपल क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर ये जो केसेस हैं ये पेंडिंग है, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने % केसेस पेंडिंग है और सरकार ने किस एक्ट के तहत ये सर्कुलर जारी किया गया है। आप सबको पता है कि कथन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो 3-4 लाइनें यहाँ से बन जाएंगी, तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है जो जनजातियों को एम्पावर करता है, उनके जंगल के अधिकारों की रक्षा करता है और उनको आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करता है। इसके तहत जो पेंडिंग केसेस है इनकी संख्या भी 15% है। सबसे ज्यादा तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र में लंबित मामले हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA ने राज्यों को रिपोर्ट भेजकर समीक्षा की मांग की है कि जल्दी आप इन मामलों को सुलझाइए, क्योंकि जनजातियों के हितों की रक्षा करना सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। सबके हितों की रक्षा करना जरूरी है। जनजातियां मेन स्ट्रीम में नहीं है, वैसे भी बहुत पिछड़ी हैं और बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही हैं। अगर उनके ये मामले पेंडिंग रहेंगे तो फिर उनके हितों की रक्षा कौन करेगा, और इसी के साथ में लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होता है और फिर इसके कारण बहुत सारे न्यूसेंस क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए आप इन मामलों को निपटारा कीजिए, केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। अगर सबसे ज़्यादा लंबित मामलों की हम लोग बात करें कहाँ पर हैं, तो तेलंगाना में 3.29 लाख मामले लंबित हैं। उसके बाद उड़ीसा आ जाता है 1.2 लाख, फिर असम 96,000, गुजरात 84,000 और महाराष्ट्र में 28,000। ये वो टॉप स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। लंबित मामलों के कुल दावों में तेलंगाना में 50% से ज़्यादा है, 50% से केसेस ज़्यादा अभी पेंडिंग है। मतलब जितनी क्लेम यहाँ पे किए गए थे उसमें से 50% अभी भी पेंडिंग है तेलंगाना में, जबकि आसाम और गुजरात में क्रमशः 62 और 44% है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें अनुपात की, तो गोवा और हिमाचल प्रदेश में 87 और 84%, मतलब सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस तो तेलंगाना में है, लेकिन अगर परसेंटेज की आपसे कोई बात करेगा तो जो हमारा गोवा है इसमें 87% मामले पेंडिंग है। फिर आपका आ जाता है हिमाचल में 84.5% मामले पेंडिंग है। तो वन अधिकार अधिनियम का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, हमको यही समझ में आता है।
जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना, जनजातीय सशक्तिकरण, ये सब कुछ फिर हमको दिखाई देता है कि दिखाए मतलब ये कागजों में सिर्फ है। तो इस पे अग्रेसिवली काम करना चाहिए और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सभी पेंडिंग केसेस को हमको सॉल्व कराने पर पूरा फोकस करना चाहिए, तभी जाकर जनजातियों के अधिकारों की रक्षा होगी। देखिए, जनजातियां बहुत पिछड़ी हैं, वो जंगल पे निर्भर करती हैं और जंगल पे अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहती हैं। इसमें हम लकड़ी की कह सकते हैं, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी से भोजन पकाते हैं और उनकी आय का एक साधन भी है। फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लघु उपज है वो लघु उपज के लिए भी जाते हैं और इनकी आय इस पे बहुत कुछ निर्भर करती है। हालांकि कभी कभी जंगल की अवैध कटाई के मामले भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी पेंडिंग मामलों का हम समाधान करें जिससे जनजाति सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिले। कहाँ पर कितने केसेस पेंडिंग है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। वन अधिकार अधिनियम की अगर आपसे कोई बात करता है, FRA 2006 का है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ये अधिनियम है। संसद ने दिसंबर 2006 में पारित किया और इसको 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। 1 जनवरी 2008 से ये लागू है, इस बात को ध्यान रखना। इसका उद्देश्य था वनों पर निर्भर जनजाति और पारंपरिक समुदाय के ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता देना। जनजातियां वनों पर ही निर्भर हैं, वो इतिहास से वनों पर निर्भर हैं, तो उनके अधिकारों को मान्यता देना। वनों से जो उनको डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है लेकिन फिर भी उनके अधिकार हमको बनाए रखने हैं, इसको लेकर 2006 में एक एक्ट बनाया, 2008 से ये एक्ट प्रभावी है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई, जिन समुदाय से वन भूमि छीनी गई है उनके अधिकार लौटाना। ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई, जिन वन समुदाय से अपनी जमीन छीन ली गई थी उसको वापस लौटाना है। जनजाति और पारंपरिक आदिवासियों को कानूनी अधिकार देना कि जो वन में रहते हैं अब उनको कानूनी अधिकार दे दिया है, लकड़ी उपज, लघु उपज, इस सब की प्राप्ति कर सकते हैं। जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना, जब जंगलों को काटे बिना अपने भरण पोषण के लिए वो जंगलों पर निर्भर रह सकते हैं, ये अधिकार उनको देना। सामुदायिक स्वशासन को सशक्त करना, ग्राम सभा के निर्णय की प्रमुख इकाई बनाना। जो सामूहिक शासन है, कम्युनिटी जो स्वशासन है, इसको एम्पावर करना है। ग्राम सभा को उसमें लीडरशिप पे रखना है, टॉप पर रखना है। वन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना। वन सबके लिए जरूरी है, हम अगर इनको स्थानीय समुदाय को इनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, उनकी भागीदारी, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे तो वनों का संरक्षण भी होगा और इससे एक शांति और सौहार्द की स्थापना भी होगी। इसीलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हुआ। इससे वन संरक्षण को बढ़ावा मिला, जनजातियों के अधिकारों की रक्षा भी इसके द्वारा की गई। ये कब आया, कब से लागू हुआ, इसके इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इन बात को थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब इसको लागू करने में मुख्य चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या है? देखो, भूमि सर्वेक्षण और सत्यापन में देरी होती है। समझ में नहीं आता कि ये भूमि जो दावा किया जा रहा है उसका सर्वेक्षण होने में टाइम लगता है। अगर सर्वेक्षण हो भी जाता है तो फिर सत्यापन में देरी लगती है कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, ये भी तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। राज्य और वन विभाग के बीच टकराव, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हमारे डिपार्टमेंट आपस में ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे की सुपरमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, हम महान तुम महान। इनमें कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है डिले होने में। दावों के मनमाने तरीके से खारिज करना, दावे सही है या नहीं है ये कोई सुनता ही नहीं, अधिकारी बस ऐसे ही पेन चला के खारिज कर देते हैं, ये गलत तरीका है। ग्रामीणों में कानून की जानकारी की कमी, जो रूरल एरियाज है उनके पास लॉज की थोड़ी सी अवेयरनेस कम होती है, तो ये भी एक चैलेंज है। और राज्यों के बीच कार्यान्वयन में असमानता, सभी राज्य सरकारें एक तरीके से काम नहीं करती हैं। ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं FRA एक्ट 2006 के इम्प्लीमेंट होने या उसके सही तरीके से काम ना करने के पीछे। तो ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको लागू करने में चुनौतियां क्या है? अगर मेंस में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनेगा आप इसको बता देंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी, राइट। सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, DAJGUA, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों का उत्कर्ष हमको करना है। बेसिक जो सुविधाएं हैं, जल, जंगल, जमीन, इन सभी को दुरुस्त करके जनजातियों को देना है। 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह अभियान 2024 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है आदिवासी गांवों का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। जितने भी भारत में आदिवासी गांव हैं उनका समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास हमको सुनिश्चित करना है। जितने भी सोसाइटल बैरियर हैं उनको तोड़ना है और आर्थिक असमानताओं को दूर करके जनजाति गांवों को आत्मनिर्भर और विकास की मुख्य धारा में लेकर आना है। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना है।
गांव को हम बहुत पिछड़ा मानते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? गांव की कोई गलती है? नहीं है। गलती किसकी है? व्यवस्थाओं की। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, आपने सुविधाएं नहीं पहुंचाई हैं, तो गलती किसकी है? गांव की तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ना गांव के लोगों की है। तो हमको बेसिक फैसिलिटी को यहाँ पे पहुंचाना है, और इसी के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो पेंडिंग मामले हैं, इन पेंडिंग मामलों के निराकरण की बात कर रही है केंद्र सरकार। वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार वितरण में तेजी, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। वन अधिकार अधिनियम सही तरीके से लागू हो और ये डिजिटल तरीके से लागू हो, इसको इंश्योर करना है। धरती आबा जन जो जागरूकता अभियान है इसके अंतर्गत, या ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है, बताइए। इसका संबंध एफआरए से कैसे है, कैसे एफआरए को प्रभावित कर रहा है? एफआरए के तहत दावों के निपटान की धीमी गति के क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी धीमी गति है? प्लीज एक बार इसको बताने की कोशिश करना। एफआरए और पैसा क्या है 1996 का? देखो, पैसा की मैं आपसे बात करता हूं, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ये 1996 का एक्ट है। एक्चुअल में जब पंचायती राज एक्ट आया था 1992 का, इसको ट्राइबल एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, तो इसको ट्राइबल एरियाज में इंप्लीमेंट करने के लिए 1996 में हमने एक्ट बनाया पैसा। एफआरए और पैसा में क्या समानता है, एक बार बताने की कोशिश करना। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या कदम उठाने चाहिए, जिसके कारण ये फॉरेस्ट राइट एक्ट अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सके? और साथ में एक क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, पॉपुलेशन में और प्रतिशत में। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जनरल स्टडीज़ में, सोसाइटी वाले टॉपिक में, ट्राइबल वाले टॉपिक में, फॉरेस्ट वाले टॉपिक में, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।